आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्रो लाइट ऑन यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ इंटेलिजेंट टेक्स्ट। ठीक है, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस कर ली है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया है, फॉर्मूला कर लिया है। तो इसमें हमने क्या बताने हैं, इसके यूजेस कि जो हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट है उसके क्या यूजेस होते हैं। यूजेस का मतलब इसके क्या लाभ हैं हमारे। ठीक है, देखिए लाभ आप लोगों को अपने वे से क्लियर ही होंगे, क्योंकि जब हमने मीनिंग क्लियर कर लिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, तो लाभ इसके बेनिफिट्स आप लोगों को पता ही चल गए होंगे। ठीक है, अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आपकी क्लास से ही ले लेते हैं। ठीक है, अब आपका बीएड में किस बच्चे ने कितनी तैयारी की है, कितनी पढ़ाई की है, वो आपके पेपर लेने के बाद पता चलेगा ना। ठीक है, अब क्लास में कोई बच्चा जितना मर्जी याद करे, जितना मर्जी नहीं करे, जो पढ़ता है नहीं पढ़ता है, ठीक है, लेकिन लास्ट में आप लोगों की बीएड के लिए क्या होगा, टेस्ट होगा ना बीएड लेवल पर, कि आप लोगों का टेस्ट होगा। उसी के आधार पर निश्चित किया जाएगा कि कौन से बच्चे की कितनी परसेंटेज है, कौन सा बच्चा उसका आईक्यू कौन से लेवल का है। ठीक है बेटा, वो टेस्ट लेने के बेस पर आपका निर्भर होगा। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही पॉइंट्स हैं कि आपका जो बुद्धि परीक्षण है उसका क्या है, बेनिफिट्स क्या है। देखिए वैसे तो अगर हम बात करें, इसका हर जगह बेनिफिट्स है। जो आप लोगों के कंपटीशन टेस्ट होते हैं वो भी किसके अकॉर्डिंग होते हैं, आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, जो जिसका मान लीजिए टेस्ट में अच्छी परसेंटेज है वो एडमिशन उसका हो जाता है, जिसकी डाउन रह जाती है परसेंटेज वो नहीं ले पाता एडमिशन। ठीक है, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग या जैसे भी परसेंटेज निश्चित की जाती है वो अपने अपने कंपटीशन टेस्ट के अकॉर्डिंग निश्चित की जाती है। कोई बैंक का पेपर है, कोई सीए का पेपर है, कोई आईएएस का पेपर है, तो बहुत सारे ऐसे कंपटीशन टेस्ट है जिसमें आपका बुद्धि लेवल का टेस्ट होगा। जो उनके अकॉर्डिंग कंपटीशन टेस्ट होते हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चे चले जाएंगे आगे, नहीं, जो टेस्ट क्लियर कर पाएगा उनके अकॉर्डिंग परसेंटेज अपनी ले पाएगा वही बच्चे आगे जाएंगे और बाकी बच्चे नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये भी ऐसे ही है कि बुद्धि परीक्षण को कई क्षेत्र में हमारा प्रयुक्त किया जाने लगा है इसके अकॉर्डिंग टेस्ट, क्योंकि जो बुद्धि व्यक्ति की क्या है, सफलता और असफलता के साथ इसका क्या किया गया है, बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी सफलता, किसी बच्चे की सफलता और असफलता को निश्चित करते हैं। ठीक है, अब बीएड में हम सभी बच्चों को पास कैसे कर दें, जो बच्चों के टेस्ट में, पेपर्स में अच्छे नंबर आएंगे, पास के अकॉर्डिंग नंबर आएंगे, वही बच्चे पास होंगे। जिनका डाउन लेवल आ जाएगा 35, जो भी क्राइटेरिया है हमारा उससे नीचे होंगे, वो बच्चे फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने असफलता और सफलता भी इसी के अकॉर्डिंग निश्चित कर दी गई है। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो मतलब हमारा समाज एडजस्टमेंट है वो भी हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, बुद्धि इंटेलिजेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मानव क्रिया है वो इसके प्रत्येक पक्ष के साथ, इसी के साथ जुड़ी हुई है। और इस प्रकार हम इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हम पॉइंट्स लेते हैं, दुर्बल बुद्धि वाले बच्चों का पता लगाना। ठीक है, इंट्रेसिंग फीबल माइंडेड चिल्ड्रन, अब हमने पढ़ा था ना, फीबल माइंडेड जो मंद बुद्धि वाले होते हैं बच्चे, डाउन लेवल वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, उनका पता हम कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा 3rd क्लास में दूसरे स्कूल में है और अब नया स्कूल में चेंज करना चाहता है, तो वहाँ पे क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं उसका पहले कि ये 4th स्टैंडर्ड में बैठने के लायक है या नहीं बच्चा। ऐसे तो नहीं है दूसरे स्कूल से 3rd स्टैंडर्ड पास करके आ गया और हमने 4th में कर दिया, नहीं, आजकल क्या है, टेस्ट लिया जाता है, उसके बेस पर वो कहेंगे कि आपके बच्चे का टेस्ट होगा, टेस्ट के आधार पर कहेंगे कि ये नेक्स्ट क्लास में जाएगा या हम 3rd में ही रखेंगे। वो किस बेस पर होगा, टेस्ट बेस पर। ठीक है, उसका आईक्यू टेस्ट होगा, बुद्धि लेवल का टेस्ट, जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके आईक्यू के अकॉर्डिंग, उसकी स्टैंडर्ड जो एज है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग, वास्तविक एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसकी मेंटल आईक्यू लेवल निकल जाएगा, उसके बाद उसको हम कहेंगे कि ये किस स्टैंडर्ड में जाने वाला बच्चा है। ठीक है बेटा, हाँ जी, तो इसी तरह से हमारा क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम दुर्बल बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि कम होती है, और सामान्य बुद्धि वाले बच्चों में अंतर कर सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा। ठीक है, और जिसकी बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल 70 से कम है, हमने कल चार्ट किया था। ठीक है, 90 से जो नीचे वाले होते हैं वो सब डाउन लेवल के होते हैं। ठीक है, तो जिसकी 70 है, 70 से कम है, वो कौन सी बुद्धि में आएंगे, दुर्बल बुद्धि में। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो वो बच्चे छट जाते हैं। इसलिए उनके लिए आपने देखा होगा जो हमारे मंदबुद्धि बच्चे हैं उनका यहाँ नहीं है, करनाल में एक स्कूल है हमारा, ठीक है, जहाँ पर स्पेशल स्कूल है और स्पेशल टीचर्स ही वहाँ पर उनको पढ़ाती हैं। और आप लोगों की जैसे बीएड है उसमें आपकी स्पेशल बीएड होती है,
उन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल बीएड कोर्स किया जाता है, वही टीचर उन बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन डीलिंग विद डेलिंक्वेंट्स, अपराधी, कदाचारी। क्या होता है आपका डेलिंक्वेंट्स, क्या होता है कदाचारी, लिखा हुआ है इसमें पॉइंट्स में। कदाचारी का मतलब क्या होता है, डेलिक्वेंट होता है अपराधी, ठीक है। जो हमारे अपराधी होते हैं वो भी क्या होते हैं, डाउन बुद्धि के होते हैं, जो क्या किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी को मार धाड़ करते हैं, चोरी करते हैं। वो नॉर्मल बुद्धि के तो होने से रहे, देखिए उनका बुद्धि का लेवल थोड़ा डाउन होगा तभी ऐसे काम करते हैं। जो नॉर्मल बुद्धि का है या जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं, चोरी करना, अपराध करना, डाका मारना कहीं नहीं करते। तो ये काम कौन करते हैं, जो थोड़ी डाउन लेवल के होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे ये अपराधी होते हैं, डेलिक्वेंट होते हैं, उनकी बुद्धि लेवल भी क्या होती है, डाउन ही होती है, निम्न ही होती है। तो जो हमारे इस प्रकार जो अपराधी मतलब हम काउंट करेंगे तो वो ऊपर अप लेवल के नहीं होते, उनकी बुद्धि का लेवल डाउन ही होता है। तो इस टेस्ट के द्वारा हम उनकी क्या कर सकते हैं, उनको छांट सकते हैं इन बुद्धि परीक्षणों के लिए, ठीक है। तो उनसे निपटने के लिए अब हमें पता चल जाएगा कौन सा अपराधी है, कौन सा नहीं है। तो उसके लिए हम उनको क्या करेंगे, अलग से उनको बांट दिया जाएगा और उनसे निपटने के लिए जो भी आपने उनकी हेल्प करनी है या जो भी उनको सज़ा दी जाएगी वो उनको दी जाती है, ठीक है। समझ गए बेटा। नेक्स्ट है आपका फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन, चयन करने के लिए। अब मैंने मान लीजिए HTET में जो टीचर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सभी बच्चे आप लोगों ने बीएड कर लिए तो आप लोग सभी टीचर बन जाओगे, नहीं बनोगे। आपको क्या क्राइटेरिया क्लियर करना होगा, HTET का, ठीक है। HTET पास आउट करना होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये सारा क्राइटेरिया पास आउट करके फिर आप गवर्नमेंट टीचर के लिए एलिजिबल, मतलब एलिजिबल होने के बाद आप चयन किया जाएगा, आपको चुना जाएगा, ये सारा क्राइटेरिया पास आउट करके, ठीक है। ऐसे ही है कि चयन करने के लिए भी हम IQ जो टेस्ट है वो लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग पर हम बच्चों का चयन करते हैं। चाहे बच्चों का चयन हो, चाहे किसी भी उसमें कंपटीशन टेस्ट हो या आपकी क्लास में कोई टेस्ट हो। मान लीजिए मुझे आपकी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे निकालने हैं और नॉर्मल बच्चे निकालने हैं, मैं क्या करूँगी, आपका टेस्ट लूँगी जो आपको टॉपिक दिया गया है, उसके बेस पर मैं क्या कहूँगी कि ये बच्चे अलग बैठ जाएँ, ये बच्चे अलग बैठ जाएँ, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अंतर करना हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, ठीक है। ये बेनिफिट्स कर रहे हैं हम। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्यूपिल्स, जो हमारे विद्यार्थियों का वर्गीकरण होता है। जैसे मैंने अभी ये पॉइंट बताया है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि क्लासिफिकेशन बच्चों को बांटने के लिए, कौन सा बच्चा नॉर्मल है, कौन सा बच्चा एवरेज है, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन सा बच्चा डाउन लेवल का है। तो ये क्या है, मैं किस बेस पे निकालूंगी, IQ बेस पे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं टीचर हूँ आपकी, लेकिन मुझे ये तो नहीं बच्चा पता कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है या कौन सा नहीं है, ठीक है। आप इतने सारे बच्चे बैठे हुए हो, मैं आपका IQ कैसे टेस्ट मतलब जज करूँगी, मैं टेस्ट लेने के बाद करूँगी कि आप सभी बच्चों को मैं टेस्ट लूँगी, उसी के बेस पर मैं बताऊँगी कि किस बच्चे के अच्छे नंबर है, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन सा बच्चा डाउन लेवल का, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भी हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द स्कूल सिस्टम। जो आपका स्कूल सिस्टम होते हैं उसमें भी क्या होता है, कई बार होता है हमें क्लासेस में कई बच्चे जंप भी कर जाते हैं। आपने देखा होगा 3rd क्लास में बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो उनके पेरेंट्स सीधा उनको 5th क्लास में, जैसे होता है ना, एक क्लास का जंप करके 5th में करवा देते हैं। और भी बहुत सारे स्कूल में ऐसे जो मान लीजिए हेल्पफुल चीज़ें होती हैं, जैसे स्कूल में परीक्षण कई बार होते हैं कि हमने डाउन वाले 0 पीरियड, आप लोगों ने सुना होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, एक 0 पीरियड लगता होता है, ठीक है, लगा हुआ है आप लोगों का। पता है 0 पीरियड क्या होता है, या तो वो स्कूल स्टार्ट होने से पहले लगता है वो, या स्कूल ख़त्म होने के बाद लगता है। जो वीक बच्चे हैं उनको उसमें बिठाया जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या है आपका, जो इस बेस पे हम बच्चों को, जो निम्न श्रेणी के बच्चे हैं और उच्च श्रेणी के बच्चे हैं, उनमें अंतर कर सकते हैं और उनकी तैयारी हम एक्स्ट्रा करवा सकते हैं बच्चों की, जो डाउन लेवल के बच्चे हैं हमारे। समझ आ गया बेटा। जो हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस है, अब हम उनको बच्चों को, ऐसा तो नहीं है कि हमें डाउन बच्चे पता चल गए हम वहीं छोड़ देंगे, नहीं। स्कूल का क्या कार्य होता है, उन बच्चों को भी आगे बढ़ाना, ठीक है। तो हम पहले छटनी करेंगे, जो डाउन लेवल के बच्चे हैं और इंटेलिजेंट बच्चे हैं अलग छांट देंगे, और जो थोड़े मतलब कम हैं औसत से या एवरेज से, उनको हम अलग से 0 पीरियड या एक्स्ट्रा क्लास देंगे ताकि वो भी आगे बढ़ जाएं, ठीक है। ऐसे ही है, ये भी सेम सा पॉइंट ही है। फॉर एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन के लिए। अब शैक्षिक निर्देशन 10th के बाद हमें क्या होता है, 10th में या +2 में परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम बच्चे का करते हैं कि बच्चा कौन से कॉलेज में जाएगा, ठीक है, कहाँ बच्चे का एडमिशन होएगा।
ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चों ने +2 पास आउट करी है या 10th पास आउट किया कि उनका जहाँ चाहा एडमिशन हो गया, नहीं। हर कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे मान लीजिए फॉर एजुकेशनल गाइडेंस कि जहाँ पर शैक्षिक निर्देशन, मान लीजिए बच्चों का कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो हम उनको पहले ही कह देते हैं, टीचर्स भी कह देते हैं, उनके पेरेंट्स भी कह देते हैं, आप तो डॉक्टर बनना चाहिए आपको, ठीक है। गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं, आपको इंजीनियर बनना चाहिए, आपको IAS ऑफिसर बनना चाहिए, ठीक है। एवरेज बच्चे या डाउन बच्चों को कोई कहते हैं कि आप डॉक्टर बनोगे, नहीं कहता, चाहे हमारे पेरेंट्स भी, उनको भी पता है कि हमारा बच्चा किस लेवल का है। जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है उनको टीचर और पेरेंट्स दोनों कहते हैं, पहले से ही गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं कि जिस बच्चे के 99% नंबर हैं, आप बेटा मेडिकल लेना या नॉन मेडिकल लेना, हम पहले से ही शुरू कर देते हैं ना बच्चों को कहना। तो ये है कि हम बच्चों को गाइडेंस भी IQ लेवल के आधार पर दे सकते हैं, ठीक है। समझ गए बेटा, यही है हमारा 2 वोकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट है आपका वोकेशनल। हाँ जी, कई बार क्या होता है वोकेशनल में भी, व्यवसायिक में भी, बिजनेस में भी हम इसमें बच्चों के अकॉर्डिंग, कईयों का क्या होता है कॉमर्स में, अकाउंट्स में माइंड तेज होता है, ठीक है। हम कहेंगे ना आप तो बिजनेस कर लो, सही है, आपका अकाउंट में माइंड ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो उसी के बेस पर आप वोकेशनल गाइडेंस भी उनको दे सकते हो बच्चे के IQ बेस पे। मान लीजिए हमने किसी जॉब के लिए हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, बच्चों का IQ लेवल टेस्ट करने के लिए 1000 बच्चे, 1000 में से हमने 500 बच्चा लेना है, तो 500 का कैसे करेंगे चयन 1000 में से? ऐसा तो नहीं है इसको चुन लिया, इसको चुन लिया मेरी मर्जी से, नहीं। वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन टेस्ट होगा, IQ लेवल के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा। जो बच्चे टेस्ट में क्लियर होंगे, जिनके बच्चों के ज़्यादा नंबर आएंगे, उनको अलग छांट लिया जाएगा और उसके बेस पर उनको क्या होगा, बिजनेस है, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उसके हिसाब से बच्चों को छांट लिया जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रमोशन, अतिरिक्त प्रगति, आगे बढ़ने के लिए, इसमें क्या बताया कि जो बुद्धि परीक्षण के आधार पर हम जो प्रतिभावान छात्र होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही वर्ष में विशेष प्रगति उनके द्वारा की जा सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किस प्रकार उनको पढ़ाया जाए। कई बार बच्चे होते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा कोचिंग भी दी जाती है, ठीक है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा TV पर बायजूस की क्लासेस देखिए आप लोगों ने ना, जो हमारा कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी ऐड करते थे उसकी, कि जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनका पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो खाली पढ़ाई के क्लासेस के साथ साथ और एक्स्ट्रा जो क्लासेस हैं वो भी लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बायजूस आप आजकल चली हुई है क्लास, तो उसमें क्या है, बच्चों को बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी जाती है। ऐसे इसमें बताया हुआ है कि उन्हें किस प्रकार पढ़ाया जाए, ठीक है, और उनकी बुद्धि का लेवल जब अप है तो उनको और एक्स्ट्रा अगर हम नॉलेज देंगे तो वो और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षणों से हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, ठीक है बेटा। तो और कक्षा में हमें मान लीजिए कई बार क्या होता है, हम ग्रुप टेस्ट लेते हैं, ठीक है। ग्रुप टेस्ट में हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, ये इंडिविजुअल टेस्ट पे ही पता चलता है। अब मैं मान लीजिए 2 ग्रुप बना दूंगी, 5-5 बच्चों का या 10-10 बच्चों का, तो मैं आपको दे दूंगी, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे ने अच्छा किया है, किस बच्चे का मेन इसमें सही जो आंसर्स हैं किसने दिए हैं, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, इंडिविजुअल टेस्ट के द्वारा ही, ठीक है बेटा। हाँ जी, ये सारे वही हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की जानकारी के लिए कि विद्यार्थियों के जो व्यक्तित्व हैं उनके गुण दोषों का पता लगाने के लिए, बच्चों की पर्सनैलिटी का पता लगाने के लिए भी हम IQ लेवल के टेस्ट लेते हैं। क्योंकि जो इनका प्रयोग क्या होता है, बाल अपराधी और समस्यात्मक बालक। बाल अपराधी जो छोटे 18 साल से कम बच्चे होते हैं, वो बचपन में कई बच्चे चोरी कर देते हैं, किसी को मारधाड़ करते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे होते हैं बाल अपराधी, उनको कहा जाता है, ठीक है। और समस्यात्मक बालक, ये आप लोगों का पहले आ चुका है टॉपिक, जो कोई ना कोई समस्या क्रिएट करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत शरारती बच्चे होते हैं कई, ठीक है, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते, तो वो क्या होते हैं बच्चे, समस्यात्मक बालक होते हैं, जो दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। तो उनको समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये हमारा IQ लेवल के टेस्ट का बेनिफिट है, ठीक है। अगर हम टेस्ट के बेस पे उन बच्चों को अलग निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा बच्चा किस लेवल का है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उनको अलग से ऐसे शिक्षा दी जाए ताकि बच्चा सुधर जाए, ठीक है। हम जो बच्चे, ऐसे बच्चे होते हैं जो समस्यात्मक बालक होते हैं या बाल अपराधी होते हैं, उनके लिए एक अलग से जो गवर्नमेंट द्वारा अलग से कोर्सेज मतलब उनको करवाए जाते हैं कई बार कि ये बच्चा सुधर जाए, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें भी ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है आपका स्टडी ऑफ सेक्स डिफरेंसेस। हाँ जी, इसमें भी मान लीजिए हमने
एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, जिसमें इंटेलिजेंट बच्चों को एक बॉयज़ और एक गर्ल्स हमने ग्रुप बना लिया, ठीक है। उसमें हमने इंडिविजुअल टेस्ट दे दिया सभी बच्चों को अपना अपना। तो हम ये डिफरेंसेस कि लड़के इंटेलिजेंट हैं या लड़के इंटेलिजेंट हैं, मान लीजिए जो ग्रुप आपका इंटेलिजेंट है आपका बॉयज़ या गर्ल्स में से, उसमें डिफरेंसेस कैसे करेंगे, इसी के द्वारा हम IQ लेवल के द्वारा, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी क्लास में 15 लड़के हैं 15 लड़कियाँ हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इंडिविजुअल टेस्ट लेना है हर बच्चे का, ठीक है। उसमें से कैसे छांटूंगी मैं, बॉयज़ के नंबर ज़्यादा आए हैं या गर्ल्स के नंबर ज़्यादा आए हैं। जिस बच्चों के ज़्यादा नंबर आएंगे इंडिविजुअल टेस्ट के द्वारा, उन्हीं बच्चों को जो भी आगे मान लीजिए टूर पे लेके जाना है या किसी टेस्ट में लेके जाना है या किसी जो भी मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं दूसरे कॉलेजेस में होते हैं, यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, तो इसमें इस प्रकार चुनने के लिए भी हम ऐसे बच्चों को इंडिविजुअल जो उनके टेस्ट है IQ लेवल पर ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें आप ये बता सकते हो बॉयज़ और गर्ल्स वाला, ये हमारा अलग से हम दे सकते हैं सेक्स डिफरेंसेस कि हमें लड़कियों और लड़कों में कई बार क्या होता है, हम मान लीजिए कॉलेज में टीचर्स कहते हैं बॉयज़ इंटेलिजेंट हैं या गर्ल्स इंटेलिजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे तो नहीं बता सकते। तो टीचर क्या कहेगी उनकी कि आप टेस्ट के द्वारा इनके परसेंटेज देख लीजिए कि कौन सा कितने लेवल का है, उसके बेस पे हम बच्चों को आगे जो भी प्रोग्रेस करनी है हम लेके जा सकते हैं। उसके बाद है आपका भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। ये भविष्यवाणी का वही है कि हम बच्चों को भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग IQ लेवल के टेस्ट के बाद हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है वो डॉक्टर बनेगा, जो बच्चा अकाउंट्स में या मान लीजिए मैथ में इंटेलिजेंट है वो नॉन मेडिकल लेगा, और जो बच्चा कई बार होता है इंटरेस्ट होता है हमारा सिविक्स में, हिस्ट्री में, SST में, तो वो बच्चा आर्ट्स लेगा, ठीक है। अब जिस बच्चे का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उसको हम डॉक्टरी दिलवा देंगे, नहीं, वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है। और जो बच्चा इंटेलिजेंट भी है लेकिन वो क्या है, उसका दिल बहुत कमज़ोर है, वो भी बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है। चाहे बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन हम उसके IQ लेवल के अकॉर्डिंग भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो बच्चा क्या बनेगा, हम अपने अकॉर्डिंग पहले भविष्यवाणी का मतलब हम आगे के बारे में उसकी जानकारी देना, ठीक है। तो भविष्यवाणी क्या करेंगे कि जो बच्चा जितना इंटेलिजेंट है, कोई मैथ में है कोई साइंस में है, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको बोलेंगे कि वो सब्जेक्ट ले। जो बच्चा डॉक्टरी में मतलब मान लीजिए इंटेलिजेंट है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसका क्या होना चाहिए, बायो अच्छी होनी चाहिए, तभी वो डॉक्टर बनेगा, ठीक है। जिसका बायो में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो डॉक्टर क्या बनेगा, ठीक है। तो उसी से अकॉर्डिंग है कि उसी से रिलेटेड हमें भविष्यवाणी हम कर सकते हैं टेस्ट लेवल पर बच्चों के, ठीक है। ऐसे तो कोई भगवान नहीं है कि मुझे पता है या आपके पेरेंट्स को पता है कि बच्चा इस लेवल का है, वो कैसे पता चलेगा, टेस्ट लेने के बाद, उनका IQ टेस्ट लेने के बाद। IQ टेस्ट कैसे लिया जाएगा, जैसे मैंने कल आपको बोर्ड पे फार्मूला बताया था, ठीक है। कैसे होता है, मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका IQ टेस्ट निकलेगा, IQ को उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका लर्निंग पेस कि सीखने की जो गति है उसका निर्धारण। हाँ जी, जो अध्यापकों के लिए हमारे बालकों की बुद्धि होती है उसका ज्ञान किससे पता चलता है, हमने लिखने की प्रक्रिया द्वारा, कि बच्चे को जो भी हम देते हैं टीचर्स के द्वारा जो भी कार्य दिया जाता है वो क्या होता है, सीखने और सिखाने की क्रिया द्वारा होता है। तो बुद्धि परीक्षणों के जो परिणाम हैं अध्यापकों को कैसे जानते हैं, वो उनके IQ लेवल के द्वारा, ठीक है। तो इसमें बालक क्या सीख रहा है, उसने क्या सीखा है, उसको क्या आता है, वो हम टेस्ट बेस पर ही निर्धारित करेंगे कि कितनी जल्दी बच्चा सीख सकता है। कई बच्चे क्या होते हैं एक बार में ही गेन कर लेते हैं सब कुछ, और कई बच्चे होते हैं जो 2-3 बार में भी नहीं समझते, ठीक है। तो वो टीचर को पता होता है, वो टेस्ट लेवल पर ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपके क्या थे बेनिफिट्स हमारे, ठीक है। ये आप चार्ट की टेबल भी बना सकते हो इसमें, जैसे इसमें बुक के अकॉर्डिंग दे रखे हैं जो भी सारे पॉइंट्स हैं टेबल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, ठीक है। ताकि आप लोगों के मान लीजिए कई बार थ्योरी लिखने का कम आपके पास टाइम है तो आप पॉइंट शो कर दोगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चों को पॉइंट क्लियर हैं। तो 1-2 लाइनें अगर थ्योरी में कम भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। उसके बाद है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या होती हैं, किसी की जो सीमाएं होती हैं कि हमारे इसके दोष क्या हैं, ठीक है। हाँ जी, लिमिटेशंस में क्या होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं जिसमें हमें बंध के रहना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका बेनिफिट नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, इसमें दोष भी हैं। क्या दोष है इसका, कि बच्चों की आइज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
बेनिफिट क्या है फटाफट बता देंगे आपकी। हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, हम इसमें चैटिंग कर सकते हैं, हम इसमें ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है, यहाँ बैठे बैठे फ़ॉरन में फेस टू फेस बात कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ इसके डिमेरिट्स भी हैं, इसके कुछ दोष भी हैं, ठीक है। एक तो इसमें क्या होता है, बच्चों को ये पता नहीं चलता, गेम्स खेलते हैं बच्चे, ठीक है, गेम्स के आइज़ ख़राब होती है। और क्या हो सकता है, हाँ जी आप लोग में से बताओगे। और इसका क्या दोष है इसमें कि जो हम पैकेज डलवाते हैं उसका भी नहीं पता चलता, फटाफट पैकेज ख़त्म हो जाता है कि हमने इतना डाटा डलवाया है नेट का, गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, हमने फेसबुक खोली हुई है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा है टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। हमारी जो चीज़ें ये होती हैं वो पॉजिटिव उसका इफ़ेक्ट कम पड़ता है लेकिन नेगेटिव ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो हमने इसमें दोष भी बताने हैं कि जो हमारे बुद्धि परीक्षण है उसके दोष क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। हाँ जी, एक बार सबसे पहले है इसका लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट, जो प्रमाणीकृत परीक्षण होता है उसका अभाव होता है इसमें। कैसे होता है देखिए, इसके अभाव में हम बुद्धि का मापन जो स्टैंडर्डाइजेशन, आप लोगों ने में से जिसने कॉमर्स पढ़ा होगा उनको पता होगा कि स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट क्या होता है कॉमर्स वाला बच्चा कोई आपकी क्लास में? कॉमर्स वाला कोई नहीं है बच्चा। चलिए, एक टेस्ट होता है हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो आपका टेस्ट हुआ है वो किस लेवल का है, ठीक है। उस टेस्ट का बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके अभाव में जो बुद्धि का मापन है हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। और भविष्य के बारे में जो भविष्यवाणी हम करते हैं वो सही संभव नहीं होती, ठीक है, एक इफेक्ट हो गया। दूसरा, लैक ऑफ रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। वैसे हम कहते हैं कि बुद्धि के टेस्ट में विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वास करने योग्य है, ठीक है, सही होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होती है, देखो मैं आपको जनरल वे से समझाती हूँ। कई बार क्या होता है, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन किसी कारणवश, मान लीजिए घर में कोई प्रॉब्लम के कारण नहीं याद करके आते, या घर में किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, या घर में कोई शादी का फंक्शन है, तो इसके कारण जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो बेचारा पढ़ नहीं पाता। कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने टेस्ट ले लिया और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके टेस्ट में नंबर कम आएंगे जब उसने बच्चे ने तैयारी नहीं की, तो यहाँ हमारा आईक्यू लेवल का टेस्ट है वो फेल हो जाता है। समझ गए बेटा, फेल हो जाएगा क्योंकि बच्चा तो इंटेलिजेंट है लेकिन किसी कारण से वो अपनी तैयारी नहीं कर पाया, जिसके कारण कि उसका लेवल क्या आया है, डाउन आया है, ठीक है। लेकिन बच्चा इंटेलिजेंट है, तो इसलिए हम एक टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे का आईक्यू लेवल नहीं निकाल सकते। यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर हमारी फेल हो जाती है, जो विश्वसनीयता होती है इसमें उसका अभाव है, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्धता का अभाव, लैक ऑफ एक्यूरेसी, कि बच्चे की, जो मैंने अभी बताया है कि बच्चे की जो एक्यूरेट हम उसका आईक्यू है वो नहीं बता सकते, ठीक है। एक पेपर में तो ज़्यादा नंबर है जब उसने तैयारी कर ली। मान लीजिए नॉर्मल बच्चा है आपका क्लास में, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा तैयारी करी है, 2 घंटे एक बार फालतू पढ़ लिया, उसके नंबर अच्छे आ गए इंटेलिजेंट बच्चे की अपेक्षा, ठीक है। दोनों में हमने कंपैरिजन किया तो नॉर्मल बच्चे के ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, उसका आईक्यू टेस्ट ऊपर चला गया, और जो इंटेलिजेंट बच्चा था उसका डाउन हो गया। तो वो क्या है, सही रहा, आपस में नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, जो इसकी शुद्धता है उसका भी इसमें अभाव होता है, ठीक है। एक्यूरेसी, लैक ऑफ एक्यूरेसी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका मेजरमेंट ऑफ लिमिटेड एबिलिटीज़, सीमित योग्यताओं का मापन। इसमें क्या होता है, बुद्धि की जो बहुत सी योग्यताएं होते हैं उनका संग्रह माना जाता है कई बार, कि बुद्धि परीक्षण केवल कुछ ही योग्यताओं को ही मापता है, इसमें हमारे पास कोई मेज़रमेंट नहीं होता। अब मेरे पास ऐसा कोई, या साइंस ने कोई ऐसा मेज़रमेंट नहीं है कि यहाँ पे रखा, हमने थर्मामीटर की तरह बुखार चेक करा और उसका मेज़रमेंट हमें मिल गया कि इसके अंदर बुद्धि का लेवल इतना है, इसके अंदर इतना है। अब है कोई अपना ऐसा कोई मेज़रमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो हमारी मेज़रमेंट करने की हमारी जो इसके यंत्र होते हैं, मशीनें होती हैं, वो हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हम बच्चे का सही आईक्यू लेवल निश्चित कर सकें, ठीक है। कभी बच्चे ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, कोई बच्चा कम, कभी वो बच्चा कम ले रहा है, तो हमारा क्या है, हमारे सामने वो सही नहीं आईक्यू आ पाएगा उसका, ठीक है। एक टेस्ट में बच्चे ने ज़्यादा ले लिए नंबर, एक में कम ले लिए, एक में फिर तीसरे टेस्ट में फिर ज़्यादा ले लिए, तो हम बच्चे का आईक्यू कैसे करेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चा किस लेवल का है। समझ गए बेटा। तो ये थे इसके क्या कहते हैं, लिमिटेशंस। उसके बाद है उसके सावधानियां हमें क्या बरतनी चाहिए कि उन जो लिमिटेशंस हैं उसको दूर किया जाए,
दोषों को दूर किया जाए। अब देखिए मोबाइल में जो दोष होते हैं ऐसा तो नहीं है उसके बाद हमारे पेरेंट्स कहेंगे इसको फेंक दो, नहीं हम फेंकेंगे तो नहीं ना, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ है हमारी। तो हम क्या करेंगे, इसके जो दोष हैं उसके ऊपर हम क्या बंदिशें लगाएंगे ताकि वो सावधानी पूर्वक इसको यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए मोबाइल नीचे गिर जाएगा तो ये इसकी स्क्रीन टूट जाएगी, तो मुझे क्या है इसको सावधानी पूर्वक रखना भी है, ठीक है। ताकि इसको कैसे रखूँगी कि इसको ध्यान से पकड़ना है मुझे, इसका गार्ड लगवाना है मुझे, ठीक है, ताकि स्क्रीन ना टूट जाए, इसका कवर लगवाना है मुझे ताकि नीचे से स्क्रैच ना पड़ जाए। तो इस तरह से इसकी भी कुछ सावधानियां हैं IQ की, जो बुद्धि परीक्षण होते हैं। बुद्धि को मापन करने के लिए क्या होता है, जो बच्चा होता है बालक के प्रति हम अपना जो दृष्टिकोण है वो हम नहीं बनाना चाहिए हमें कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा नहीं है। कई बार टीचर क्या होता है, मान लीजिए टीचर का कोई जान पहचान का बच्चा होता है, स्कूल लाइफ में कोई टीचर का रिलेटिव्स है, मान लीजिए अपना ही बच्चा है, तो टीचर क्या करेगी, कई बार क्या करते हैं टीचर भी पार्शियलिटी कर देती है कि इस बच्चे को तो हम इंटेलिजेंट कह रहे हैं अपने बच्चे को और दूसरे बच्चे को हम नहीं कह रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पार्शियलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो जो हम परीक्षण है उसमें हम कई बार किसी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो सामाजिक बुद्धि कई बार किसी में अधिक होती है और किसी में कम होती है। तो ये क्या है कि हमें बच्चे को ध्यान से सही विश्वसनीयता के अकॉर्डिंग ही हमें बच्चे का IQ टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका क्या होना चाहिए, मतलब जिस क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड में उसको डालना है, हम ध्यान से उसका टेस्ट, कोई भी जब हम टेस्ट लेंगे तो एक टेस्ट से क्लियर नहीं होगा, उसके बहुत सारे ऐसे टेस्ट लेंगे तभी हम उनका क्या कर सकते हैं, सही उसकी जो बुद्धि का लेवल है वो माप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संवेगात्मक, मतलब क्या होता है, इमोशनल होते हैं जो बच्चे, उनकी उस अवस्था में कई बार क्या होता है हमारा सही परिणाम नहीं निकल पाता। कई बच्चे क्या आता है, मान लीजिए मैंने आपके क्लास में क्वेश्चन सुने हैं किसी बच्चे से, ठीक है, सभी बच्चों से सुन रही हूँ, एक आधा बच्चा का ये होता है हंसने लग जाते हैं, ठीक है, आता है उनको है लेकिन फिर भी वो हंस रहे हैं, बेमतलब हंसते हैं ना, कई बच्चे क्लास में होते हैं, क्वेश्चन पूछो फिर भी हंसना शुरू कर देते हैं, कोई क्वेश्चन हम कहते हैं जवाब दो फिर भी हंसना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमें दिक्कत आती है उनका IQ लेवल नापने के लिए। तो इसलिए जो उनके ऊपर किया गया परीक्षण परिणाम होता है वो सही नहीं होता, और ऐसे परिणामों के प्रति हमें क्या करना चाहिए, नरम रवैया रखना चाहिए, मतलब सॉफ्ट हमारा, ठीक है, कि बच्चे को प्यार से समझाएं, उसको कहें कि आप सही ढंग से सुनाओ बेटा, और बालक का परीक्षण दोबारा करवाना चाहिए। एक बार मैंने उसको मौका दे दिया लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, दोबारा से फिर उसको मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो जो अपना IQ है वो मुझे सही ढंग से उसका मैं IQ नाप सकूं, ठीक है। और है एनवायरनमेंट, कई बार क्या होता है एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट करता है हमारे IQ लेवल के लिए, ठीक है। हमारे घर में लाइट चली जाती है, पसीने, गर्मी का टाइम है, तो हम कई बार नहीं पढ़ पाते। जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो गर्मी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, बीमारी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, किसी डिसीज़ के कारण कई बार बच्चा बीमार पड़ जाता है, हमें बुखार हो जाता है, तो बुखार में हमारी पढ़ाई होती है नहीं होती है। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं कई बार वो भी वंचित रह जाते हैं अपने अच्छे नंबर लेने से, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, हमें वो जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था वो एनवायरनमेंट हमें सही नहीं मिला। तो इसलिए भी यहाँ पे हमारा जो IQ का टेस्ट है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इसके लिए भी हमें क्या होना चाहिए कि बच्चे का जो परीक्षण है वो हमें ध्यान से लेना चाहिए, और जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें हमने उसकी जो IQ लेवल मापा है इस और हमें ध्यान देना चाहिए, और एनवायरनमेंट का जो बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका IQ का जो टॉपिक था, ये आपका ख़त्म हो गया है, जो भी इसमें था वो आपका कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही।